मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने UN मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेगी। साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि यहां सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही हैं। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है।
सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐसे ही एक बेहतरीन प्रयास ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ एमएसआर ऑलिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तय किया कि वे सोसाइटी में पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट जैसी सामूहिक उपयोग की चीजें अब सोलार एनर्जी से ही चलाएंगे। इसके बाद इस सोसाइटी में सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है। इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो रही है। इस बचत का लाभ सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है। साथियों, पुणे की तरह ही दमन दीव में जो दीव है, जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है। कभी यहां बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी। लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहां बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है, उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। इससे पर्यावरण की भी बड़ी रक्षा हुई है। साथियों, पुणे और दीव, उन्होंने जो कर दिखाया है, ऐसे प्रयास देश भर में कई और जगहों पर भी हो रहे हैं। इनसे पता चलता है कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर हम भारतीय कितने संवेदनशील हैं और हमारा देश किस तरह भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत जागृत है। मैं इस तरह के सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती है। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने
सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है
जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत की दो महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये दो महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।